अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, good afternoon, good evening, good morning, depending on wherever you're joining us from the world. आज हम फैज़ घर लाहौर पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आज अकमल कादरी साहब। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले साल 2021 में अकमल कादरी साहब ने एक राग श्री कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस में बजाई थी और उस राग श्री को दुनिया में इतना पसंद किया गया कि इट वाज टॉप 3 इन द वर्ल्ड। और ये हमें मालूम हुआ सारे म्यूज़िक के ज़रिए से। आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, सारे म्यूज़िक जो है वो क्लासिकी मौसीकी के लिए एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस है। इसके ऊपर जितना खजाना कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस का 1960 से लेके अब तक मौजूद है, वो हम और ऐड करते भी जा रहे हैं जितना कुछ डिजिटाइज होता जा रहा है। तो उसको हमने जब रिलीज़ करना शुरू किया और वो जब अब दुनिया में सुना जा रहा है और 119 ममालिक में अब वो सुना जा रहा है, तो उसके अंदर 2021 में अकमल कादरी साहब नंबर 3 पे थे। उसकी सेलिब्रेशन में आज हम इकट्ठे हुए हैं। आप सबका तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया। हम आज 3 सेक्शंस में आज की महफिल होगी। सबसे पहले हम अकमल साहब से उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, किन से उन्होंने सीखा, कहाँ सीखा, उनकी कहानियाँ वो हम जानना चाहेंगे। उसके बाद हम जो राग श्री है और जो बाकी आज जो राग ये बजाएंगे उसके बारे में जानेंगे और आखिर में फिर हम सबको अकमल साहब कुछ सुना के लिए महसूस करेंगे। अकमल साहब बहुत शुक्रिया जी। फरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इधर, और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। अब बताइए प्लीज़, हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। अपने बारे में बताएं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ लड़ाइयाँ हुई, कहाँ सीखा, क्या हुआ, सब कुछ जानना चाहते हैं। बचपन तो बड़ा, लड़कपन में तो बहुत शरारती थे। बचपन से अब्बा के साथ खेला करते थे, बड़ा उनको डांट शांट भी मिलती थी। थोड़े से बड़े हुए 7-8 साल की उम्र में म्यूज़िक में उन्होंने लगा दिया, और म्यूज़िक में इस तरह लगा दिया कि स्कूल से आए तो कहना करना, चलो भाई सारे सारे गा रे गा रे गा मा मा पा दा, चले जी कर लिया, साले चाले गा ले गा ले गा मा। बच्चों की तरह हम उनकी कॉपी कर रहे हैं। और इसी तरह वो इस बहाने मुझे सिखा रहे थे। पता नहीं था कि वो 7-8 साल की उम्र में ही बुनियाद रखी जाती है मौसीकी की। तो ये बुनियाद रखी गई। उसके बाद थोड़े से जवान हुए थे, अब्बा फौत हो गए, और आपकी क्या उम्र थी? 12 साल, 12 से 13 साल की एज थी। जिन लोगों को अकमल साहब के वालिद साहब के बारे में मालूम ना हो, तो उनको प्लीज़ बताएं कि आपके वालिद साहब कौन थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी क्लासिकी मौसीकी की एक बहुत बड़ी हस्ती थे। जी बिल्कुल, वो मैं बताने लगा था कि अब्बा ने फिर अब्बा मेरे जो थे वो अमृतसर में पैदा हुए, एंड विद माय ग्रैंडफादर वाज ग्रेट इकतारा प्लेयर, जो कि उस्ताद साईं मरना जिनको कहते हैं। बहुत दरवेश सिफ्त लोग हुए, और इकतारा भी उन्होंने इन्वेंट किया था पहली दफ़ा। और तो फिर अब्बा पैदा हुए उधर अपना अमृतसर में, और वो दिल्ली रेडियो में उनको एज ए क्लैरिनेट प्लेयर जॉब मिल गई। अभी जॉब मिली थी को 2-3 साल हो गए थे तो पार्टीशन हो गई। पार्टीशन से फिर इधर आ गए। इधर आके फिर उन्होंने अपना मुकाम लाहौर पाकिस्तान में आ गए, और पाकिस्तान में आके उन्होंने बाबू बैंड में पहली दफ़ा काम किया उधर, दिल्ली रेडियो छोड़कर।
यानी कि पार्टीशन हुई और उन्होंने प्रेफर किया कि पाकिस्तान जाया जाए। फिर नौकरी भी छोड़ी और सारा कुछ छोड़ के इधर जब बाबू बैंड की तरफ आए तो उन्होंने एज ए क्लैरिनेट प्लेयर फिर बाबू बैंड के साथ उनको ज्वाइन किया। उसके बाद फिर थोड़ा उनके साथ काम करने के बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में वो आ गए। फिल्म इंडस्ट्री में आते आते उन्होंने फिर अपना मुकाम क्लैरिनेट पे भी बनाया और बांसुरी में फिर इतना क्लैरिनेट के बाद बांसुरी पे इतना मुकाम हासिल कर लिया कि वो लोग क्लैरिनेट को मतलब उन्होंने फिर खैरबाद कह दिया। फिर बांसुरी में शुरू उन्होंने क्लैरिनेट से किया था, उसके बाद बांसुरी पकड़ी और फिर बांसुरी ऐसी बजाई फिर उन्होंने कि जो नूरजहां का दौर था जब वो नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, उस दौर में पहले जो नूरजहां के म्यूजिशियन थे वो मेरे वाले साहब थे और वो 2-3 और आर्टिस्ट भी थे जो कि उनके साथ वज़ीर अफजल साहब थे, मेरे वाले साहब थे, ख्वाजा खर्शीनवर साहब के साथ उन्होंने काम किया, बाबे चिश्ती के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छा गए वो एज ए अलोन। ही वाज अलोन बांसुरी नवाज इन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। तो वो इतना मतलब उन्होंने काम किया। फिर वो 30-35 साल उन्होंने 40 साल काम करने के बाद रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया एज ए फ्लूट प्लेयर। फिर रेडियो पाकिस्तान में फरीदा खानम जी के साथ काम किया, इकबाल बानो के साथ काम किया। फिर उन्होंने बहुत काम किया। सब आज जितने भी आप फरीदा खानम जी के सॉन्ग सुनते हैं उसमें जो बांसुरी बजी है इकबाल बानो के साथ, जितना भी नूरजहां के साथ तो पहले 40 साल उन्होंने काम किए। उसके बाद फिर वो रेडियो में आए तो फिर उन्होंने इन लोगों के साथ काम किया जो रेडियो वाले लोग थे, गुलाम अली, मेहदी हसन, इस तरह के सारे बड़े बड़े लोगों के साथ एज ए एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्होंने उधर जॉब कर दी। उसके बाद वो फौत हुए तो फिर मुझे जिम्मेदारी सारी मेरे पे आ गई। उससे पहले आपने ये बात की है कि वो लोगों के साथ होते थे। हाँ। वो खुद भी अपने तौर पे भी एक बहुत बड़े उस्ताद थे। एग्जैक्टली जी, बस वो तो बहुत महान लोग हुए हैं और उन्होंने उनका एक तकरीबन दादाजी का और मेरे वालिद साहब का एक 100 साल 150 साल एक बनता है एक्सपीरियंस बनता है। तो ये तो जाहिर है वो तो बहुत लेजेंड लोग थे, उनको बहुत राग याद थे, उनको बहुत इल्म याद था। उन्होंने बड़े बड़े अच्छे लोग देखे हैं जिनकी में मेरे वालिद साहब बताते थे कि मैं जब दिल्ली रेडियो में था तो मैंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को देखा उधर। फिर उस्ताद अपना पन्ना लाल घोष जो बांसुरी नवाज हुए, बहुत अब सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े बांसुरी नवाज हुए, जिन्होंने अपनी फिंगर्स को ऑपरेट करवाया था बिग फ्लूट बजाने के लिए, बड़ी करवाई थी फिंगर्स को। तो वो अब्बा फिर उनसे इंस्पायर थे बेसिकली। तो वो फिर फ्लूट जो पाकिस्तान में उन्होंने जब आए तो फिर वो अलोन ही थे फ्लूट बजाते हुए। जब वो चले गए दुनिया से तो फिर मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। तो मैंने अपने अब्बा के बाद मैं पढ़ता था तो अम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अब क्या करना है, आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। फ़िलहाल तो मुझे बांसुरी का इश्क सवार था और भूत सवार था कि बांसुरी बजानी है। आपकी अब 12 साल की उम्र थी? 13 साल 12-13 साल की एज में मुझे याद पड़ रहा है कि उस वक्त तो किसी से भी पूछा जाए तो वो कहेंगे मैंने नहीं पढ़ना। अब्बा भी फौत हो गए, वो जो इंटरेस्ट पैदा करते थे कि पढ़ना ज़रूर है तूने, तो वो भी फौत हो गए। और अम्मी ने मुझे बोला कि मैं तेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि तू पढ़े। खैर मैंने वो मैट्रिक तो पास कर लिया। तो मैट्रिक के बाद मुझे फुल क्रेज़ हो गया, बांसुरी का फुल क्रेज़ हो गया। और मुझे क्या उसे कहते हैं, सोता था तो बांसुरी साथ होती थी। और जब भी कोई घर में ऐसी जगह देखता था जहाँ पे कोई क्वाइटनेस हो, थोड़ी सी सेपरेशन हो, कोई मुझे तंग ना करे, तो मैं अपना फ्लूट लेकर उधर बैठ कर रियाज़ करता था। और मैं ये चाहता था कि मुझसे भी कोई तंग ना हो, जब मैं बजाऊं तो मुझसे भी कोई तंग ना हो, ताकि मेरी आवाज़ किसी को ना जाए। इसलिए मैं कोई ऐसी जगह चूज़ करता था जिससे मुझे सुकून, शांति और अमन से मैं अपना काम कर सकूं। आपके घर में कितने लोग थे? कोई थे जी अपना माशाल्लाह 5 बहनें थी, 3 भाई और
अम्मी माशाल्लाह, वो दूसरी मेरी वालदा में से भी बच्चे बहन भाई वो, लेकिन वो सेपरेट थे। और इतने लोग घर में और आपको एक कोना मिल जाता था? कोना मिल जाता था, वो बस मैं देख लेता था। जब भी हम कोई देखते थे कि भाई घर में कौन सी ऐसी जगह है, तो फिर मैं वो कोना सेपरेट प्रैक्टिस करता रहता था। आपने बांसुरी कब शुरू की? आपने अपने वालिद साहब? बांसुरी मैंने इस तरह स्टार्ट की, हाँ जी, बांसुरी मैंने अब्बा के हाथों से ही सीखी, लेकिन बहुत थोड़ा टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल। लेकिन वो भी मुझे इस तरह उन्होंने याद करवाई कि मुश्किल राग बताए उन्होंने मुझे। उस स्टार्टिंग में ये अजीब एक मतलब उनकी थी वो स्ट्रेटजी या वो जो थ्योरी थी वो अजीब थी कि उन्होंने मुझे जैजवंती सबसे पहले राग बांसुरी में सुनाया। वो भी एक वाक़या है बहुत आला कि मैं स्कूल में पढ़ता था, तो बांसुरी मेरी स्टार्ट किस तरह हुई। बांसुरी मेरी स्टार्ट इस तरह हुई कि मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं स्कूल जाता था, तो वापसी पे ना मेरे अब्बा ने एक अकेडमी बनाई हुई थी। तो वो अकेडमी जो थी स्कूल के पास ही थी, वो इछरे मोड़ पे एक एनडी हाई स्कूल था, वहाँ पे मैं पढ़ के वापस आता था जब, तो अब्बा की अकेडमी, अब्बा ने मुझे चाबी दे देनी थी कि तो आप आके इधर बैठ जाना, तो मैं दफ्तर से रेडियो पाकिस्तान से आते हुए तुझे पिक करूँगा, और इस तरह स्कूल में मैं जी वो ताला खोलना और वो बैठ जाना करना, और अब्बा के स्टूडेंट आ रहे हैं और आके सीख रहे हैं अब्बा से। तो एक दिन अब्बा लेट आए, तो मैं एकेडमी में बैठा हुआ था, तो एक स्टूडेंट फ्लूट प्ले कर रहा था, सारे सारे रे गा फ्लूट पे बजा रहा है। तो मैंने उसको, हाँ अच्छा वो थोड़ा सा अड़ना शुरू हो गया, तो बेचारा ना आगे से ना फ्लूट बजाते हुए परेशान हो रहा है कि सर आएंगे तो मुझे आके बताएंगे। तो मैंने कहा यार वो सर तो शायद लेट आए, तो आप क्या बजा रहे हैं मुझे सुनाएं ज़रा। तो वो बचपन से ही मतलब मुझे, तो वो उसने कहा सारे सारे गा रेगा माँ गामा गामा पा मा पा। मैंने उसको पूरा पलटा ऐसे याद करवा दिया। तो वो अब्बा आए, तो अब्बा ने आगे कहा कि हाँ भाई सुनाओ बेटा, वो क्या आपका लेसन मैंने आपको सुनाया था। तो उन्होंने कहा सर ये तो आपने दिया था, तो ये सर आगे से जो दिया है ये इन्होंने दिया है। तो अब्बा ने कहा हाँ भाई तू भी फ्लूट बजाना है, तेनू किस तरह फ्लूट आता है, ज़रा फड़ के सुना ना मनु। तो वो मेरी पहली दफ़ा कुदरती अब्बा को देख देख के पोजीशन बन गई। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने फ्लूट पकड़ा और मैंने वो लगाया, और हालांकि उन्होंने मुझे पकड़ाया भी नहीं था, लेकिन वो अकेडमी में पढ़े होते थे। अकेडमी काफ़ी बड़ी थी, उधर की तानपुरे भी थे, हारमोनियम भी, फ्लूट भी, और भी चीज़ें थी अब्बा की अकेडमी में। तो मैंने वो फ्लूट पकड़ के तो अब्बा को सुनाया, अब्बा को बड़ा पसंद आया। उसके कहा यार तेरे में बड़ी टैलेंट है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। घर आके अम्मा को बताया कि ये बड़ा अच्छा फ्लूट बजा सकता है, इसको स्टार्ट करवाते हैं। तो अम्मा ने कहा ठीक है जी बिल्कुल इसको स्टार्ट करवाते हैं। ये कब की बात है? 9-10 साल की? बिल्कुल 7-8 साल। 7-8 साल, हाँ 10 साल भी लगा सकते हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जनाब इसी तरह करते करते मुझे उन्होंने घर में एक स्पेशल सा फ्लूट मुझे दिया कि ये मेरा फ्लूट है, लेकिन ये तोड़ना नहीं, इसको आराम से इसको रखना है, और वो वगैरह वगैरह। खैर वो मैंने उसको दिल से लगाना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। रात को आते थे आके मुझे देखते थे कि मैं जाग रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने बुला लेना अपने कमरे में और आके कहना चल भाई ये ज़रा बजा। फिर उसके बाद फरहान साहब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनके साथ मेरा जिधर भी उन्होंने जाना करना ना, उन्होंने मुझे अपना साथ लेके जाना करना। अगर रेडियो पाकिस्तान जा रहे हैं तो मुझे साथ लेके जा रहे हैं, अगर कोई प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो मुझे साथ लेके जा रहे हैं। इवन के ये मेरे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है अब्बा की, जिसमें मैंने अब्बा के साथ हारमोनियम बजा रहा हूँ। और ये शादमान में एक महफिल थी सरवत साहब के यहाँ, वहाँ पे फॉरेनर्स के यहाँ सारे, वो एक स्कूल होता था, अकेडमी होती थी, वहाँ पे फॉरेनर्स पढ़ते थे उर्दू। तो वहाँ पे उन्होंने अब्बा का प्रोग्राम रखा हुआ था, तो मैं हारमोनियम पे बैठा हुआ, तो मैं हारमोनियम बजाते बजाते सो गया। तो वो बकायदा उसने एक तस्वीर, मुझे बंदे ने तस्वीर ले ली। तो जिधर जिधर अब्बा जाते थे फिर मैं उनको देखता था किस तरह बजाते हैं, किस तरह क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से राग बजा रहे हैं, किस किस तरह के राग बजा रहे हैं, क्या स्टाइल। वो फिर मैं अब्बा के साथ 13 से 14 साल की एज तक मैंने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया।
उसके बाद जब उनके वफ़ात के बाद ये सारी जिम्मेदारी मुझ पे आई, फिर मैंने ठान ली कि भी अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब्बा के नाम ही बहुत था, इतनी वो सारी अखबारों में और इंटरव्यूज़ में और लोगों में और सारे टेलीविज़न में सारी धूम पड़ गई कि अब्बा साइंदिता साहब फौत हो गए। तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोग आए घर में फौतगी पे, और इतने इतने बड़े बड़े लोग आए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस से भी जनरल साहब ज़ियाउल हक साहब थे उस वक्त, उन्होंने भी तज़ियत का एक लेटर भेजा घर में। तो बहुत मैं मतलब हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि, और मैं इंस्पायर भी हुआ कि मेरे वालिद साहब का इतना बड़ा नाम था। और उनके बाद फिर मैं देखता कि यार अब्बा के इतना नाम है, इतनी। फिर एक दफ़ा मुझे चलते चलते एक मुझे सीधा रास्ता दिखाने वाले हयात अहमद खान साहब मिले। फिर मेरी पहली लाइफ का पहला प्रोग्राम ज़िंदगी का, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम मेरे दफ्तर आना, मेरे पास। मैं दफ्तर गया उनके पास, बिडन रोड पे उनका दफ्तर था। 17 साल 18 साल मेरी एज हो, और मैं उनके दफ्तर में पैंट शर्ट पहन के मैं चला गया। तो वो पहले तो मेरी पैंट देख के ज़रा थोड़ा सा वो हुए कि ये कौन आ गया। खैर हमें पता नहीं था। तो मैं उधर चला गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, पता चला है कि तुम साइंदिता कादरी साहब के बेटे हो और तुम फ्लूट बजाते हो, मुझे एक दो बंदों ने भी बताया है तेरे बारे में। तो ऐसे कर, तुम गुलबर्ग में आना मेरी घर में, तो वहाँ पे मुझे आके सुनाना, तुम घर में मुझे आके पहले अपना ऑडिशन दो, मुझे पहले सुनाओ, जब मुझे अच्छा लगेगा फिर मैं आपको प्रोग्राम दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैं बिडन रोड से वापस घर आया। घर आके मैंने टाइम था उनके साथ, फिर वो मैं कपड़े शपड़े पहन के तैयार हो गए। उन्होंने कहा शलवार कमीज़ लाजमी पहन के आनी। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने शलवार कमीज़ और ब्लैक शूज़ और पूरा मतलब पाकिस्तानी लिबास में मैं उधर पहुंचा। और घर में उनके मेहमान आए हुए थे, कोई जैपनीज़ थे शायद, हाँ जैपनीज़ थे, और भी कुछ फॉरेनर्स थे, वो बैठे हुए थे। तो मुझे वो कहने लगे कि आप कुछ सुनाएं हमें। तो मैंने जनाब वो उनको बांसुरी सुनाई, तो वो उनको बहुत पसंद आया। शुक्र खुदा का कि वो मेरी भी मतलब मेहनत जो थी वो उन्होंने, अल्लाह ने कबूल की। फिर मैंने वो उनके जो क्लाइंट जो उनके थे, जो दोस्त थे, वो उन्होंने कहा जी कि ये तो हम उनको जापान लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। मैं बहुत खुश और कमाल हो गया। फिर हयात साहब ने फिर मुझे कहा कि यार मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो, बहुत तेरे अंदर वो करंट है और वो तुम आगे निकल सकते हो, तो मैं तुझे चांस दे रहा हूँ, लेकिन चांस बहुत बड़ा दे रहा हूँ। मैंने कहा जी ठीक है जी। वो चांस मुझे उन्होंने इस तरह दिया कि पहला प्रोग्राम मेरा दिया उस्ताद सलामत अली खान के साथ। उफ, अब देखेंगे उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। ये मेरे लिए, मैं मतलब मेरे बहुत गुनाहगार हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बताया कि तुम इस काबिल हो, लेकिन उन्होंने मुझे किसके साथ खड़ा किया, किनके साथ परफॉर्मेंस करने के लिए, और मेरी लाइफ का पहला प्रोग्राम उस्ताद सलामत अली खान के साथ। और ये मेरा ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ क्लासिकल। जिनको थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, हयात अहमद खान साहब जो हैं वो कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस के बानी हैं। और उन्होंने ये कहानी आप में से काफ़ी ने सुनी होगी। उन्होंने कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस इसलिए शुरू की क्योंकि उन्होंने रेडियो पे रोशनारा बेगम साहिबा को सुना, जिन्होंने कहा कि जी मैं गाना छोड़ रही हूँ क्योंकि कोई क्लासिकी मौसीकी सुनता नहीं। तो उन्होंने जब ये सुना तो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्होंने ये इरादा किया कि मैं ये नहीं होने दूंगा, पाकिस्तान में क्लासिकी मौसीकी को हमने ज़िंदा रखना है।
और उनके दोस्त उनके साथ मिले और 1959 में उन्होंने कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। 1960 में पहला फेस्टिवल हुआ और उस वक्त से अब तक अब कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने जो शुरू की थी वो अब तक चल रही है। तो उन हयात साहब का हाँ जी अकमल साहब जो है वो अभी जिक्र कर जी। तो हयात साहब ने फिर पहला प्रोग्राम मेरा उस्ताद सलामत अली खान साहब के रख दिया। तो मेरा बिहाग मेरा बड़ा पेट था, जो कि मैंने अब्बा से जो राग सीखे हैं उनमें से कुछ 4-5 राग ऐसे हैं जो मैंने अब्बा से बाकायदा सीखे हैं, जिसमें राग बिहाग था, जो कि हयात साहब ने भी उसको रिकमेंड किया कि ये आपके अब्बा बजाया करते थे पहाड़ी पे, उस फेस्टिवल में, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल में तेरे अब्बा भी बजाया करते थे। तो थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, पहाड़ी का इन्होंने जिक्र किया। कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस अब पिछले 62 साल से, सिवाय जिन सालों पे वो कभी कोई मसला हो, वरना जो बाग़े जीना की पहाड़ी है लाहौर के अंदर, हर साल जो एनुअल फेस्टिवल है वो उधर होता है। उस पहाड़ी का जिक्र जी जी, वो पहाड़ी ऐसी पहाड़ी है कि वो बड़ी बाबरकत पहाड़ी है जी। उधर तो इतने ऐसे आला लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है कि वो पार्टीशन के बाद उस पहाड़ी पे इतनी रौनकें लगी हैं कि अल्लाह अकबर। खैर जी, वो मैं पहला प्रोग्राम मेरा अली एडिटोरियम में हुआ उस्ताद सलामत अली खान के साथ। तो वो मैंने बिहाग बजाया, लोगों ने बहुत पसंद किया और उस्ताद सलामत अली खान साहब ने भी मुझे बड़ी आशीर्वाद दिया, उन्होंने मुझे बड़ा सराहा और मतलब लोग, बहुत बड़ा प्रोग्राम उस दिन हुआ और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। खैर जी, वो उसके बाद फिर हयात साहब ने मुझे गाए बगाए कोई ना कोई कॉन्सर्ट पे, मंथली प्रोग्राम्स में मुझे लेके आना करना, फिर आपके सालाना प्रोग्राम्स में लेके आना करना, फिर सालाना प्रोग्राम्स में स्पेशली मुझे वो कहना करना कि यार पहाड़ी राग पहाड़ी फ्लूट पे बजाओ तो मज़ा आएगा। तो वो फिर जनाब मैं पहाड़ी अक्सर उनकी फरमाइश होती थी हयात साहब की, राग पहाड़ी मैंने काफ़ी उधर परफॉर्म किया। तो इस तरह फिर चलते रेडियो पाकिस्तान, फिर टेलीविज़न, फिर फिल्म इंडस्ट्री, फिर कोई काम नहीं मैंने भी छोड़ा कि जो फिर म्यूज़िक से रिलेटेड हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में फरहान साहब आपको पता है कि सर्वाइव करने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, जिसमें म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी काम है। जिस तरह हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक करते हैं, फिल्मों का म्यूज़िक करते हैं, फिर हम क्या से कहते हैं लाइव करते हैं, फिर हम अपना जिस तरह और भी कॉन्सर्ट होते हैं। अभी पिछले दिनों एक्सपो गए हुए थे, वहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स के साथ कोलैबोरेशन पीसीस चलते हैं। तो इसी तरह फिर रफ़ीक पीर थिएटर के साथ काम करना शुरू किया। फिर 12-13 साल फिर वर्ल्ड फेस्टिवल्स बजाए, फिर गोरों के साथ काम, फिर पूरी दुनिया को 4-5 दफ़ा मैं घूम चुका हूँ इस वक्त। तो ये सिलसिला फिर चलता रहा। थैंक यू। मैं आपको थोड़ा सा पीछे फिर ले जाना चाहता हूँ। अच्छा जी। जब आपने पहला अपना कॉन्सर्ट कर लिया, अच्छा, और उसके बाद आपकी रूटीन फिर क्या रहती थी? आप कितना रियाज करते थे? कितनी दफ़ा कहीं दोस्तों के साथ भाग जाते थे? और ये हम जानना चाहते हैं, कभी ऐसा वक्त आया कि आपने सोचा कि मैं बांसुरी को छोड़ देना, मैंने नहीं अब करना, और कुछ सालों के बाद किसी वजह से फिर आप वापस आए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बांसुरी ने बड़ी इज़्ज़त दी है मुझे, इसको छोड़ना क्यों है। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी मायूसी तो ज़ाहिर है, वो हर फील्ड में होती है, हर चीज़ में होती है, हर जगह पे होती है। हर जगह पे अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो यही, लेकिन ये है कि मैंने जहाँ जहाँ गया मैंने भरपूर पैसे भी कमाए, और जहाँ जहाँ मैं गया मैंने दुनिया का मज़ा भी लिया, देखा भी, और इसी फील्ड में लिया, इसी मौसीकी से लिया। अब देखें, अमेरिका जाने के लिए लोग तरसते हैं, हम 2 दफ़ा हुआ है मौसीकी से, बांसुरी से,
और पहले तो वो वीज़ा ही नहीं लगा के देते। हाँ जी, तो ये सिर्फ मौसीकी को और हमारी बांसी को ये क्रेडिट जाता है कि हमारा पासपोर्ट जाए और वो ऐसे वीज़ा लगा देते हैं। तो ये एक ऑनर की बात है। ये तो अच्छी बात है। हाँ। मैं और डिटेल में जानना चाहता हूँ। अच्छा। मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी रियासत की क्या रूटीन रहती थी और जी आपने हाँ, एक बचपन जिक्र में किया मायूसी का। जी जी वो भी नाम बचपन में ना लें, जी मगर हम जानना चाहते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बचपन में सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता था बांसुरी बड़ी बजानी, बेस फ्लूट बजाना मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। ये मेरे लिए एक चैलेंज था। और वो बांसुरी बड़ी तपस्या मांगती है, बेस फ्लूट, क्योंकि उसके लिए आपका सांस, आपके लंग्स, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका पोस्चर, वो पोस्चर जो आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपको थकावट ना हो अगर आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मुसलसल चीज़ पे बजा रहे हैं। फिर आपको बांसुरी, क्योंकि ये वो उन साज़ों में से है जो कि जानलेवा साज है। हाँ जी, मतलब कि कुछ साज विंड इंस्ट्रूमेंट इस तरह के हैं कि इसमें आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। मतलब आप बजाने से पहले आप खाना नहीं खा सकते। हाँ जी, और उसके बाद फिर कुछ इसकी पता चली है ना हमें, कोई 25-40 साल से अब जब बजा रहे हैं तो इसके बारे में पता चला है कि इस तरह इसको करना है। और फिर आपको एक्सरसाइज अपनी रखनी पड़ती है, आपकी खुराक अच्छी होनी पड़ती है, फिर जाके बिग फ्लूट बोलता है, इतना बड़ा, कम से कम कोई 1.5 गज़ का फ्लूट, 1.5 गज़ के फ्लूट जो होते हैं। तो वो मेरे लिए चैलेंज था। वो बहुत उसने बड़ी मुझे खपाया बचपन में। एक मज़े की आपको बात बताऊं। पंडित हरी प्रसाद चौरसिया साहब ने एक बार उनसे किसी ने सवाल पूछा कि बांसुरी में और बाकी साजों में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने ये कहा कि बाकी साजों को सुर करना पड़ता है, बांसुरी बजाने के लिए खुद को सुर करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, इसके कोई वो कीज नहीं होती, इसकी आपने फूंक के साथ सुर को मैच करना होता है। इसलिए पहले आपका सुरीला होना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप का सुरीला होना बड़ा ज़रूरी है, और फिर जब आप उसके अंदर फूंकते हैं तो वो फूंक जो है वो उसकी पोरी के साथ, उसकी बांस की पोरी के साथ जब टच होती है तो वो फिर उसको सुर को पकड़ना पड़ता है। तो सुर जो है वो ऐसे नहीं किसी ने कहा कि ये हवा में गिरा लगाने वाली बात है, ये वाकई किसी ने सही कहा है कि सुर को गिरा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुर तो एक हवा में है ना, तो हवा में आपने गिरा लगानी है। सा, ये मैंने गिरा लगा दी है, कायम कर दिया इसको, सा। अब मैं थोड़ा सा भी इसको अगर चढ़ाऊंगा सा तो ये चढ़ जाएगा, तो इसको मैंने वहां पे रखना है, सा। तो आप अब बता रहे थे कि आप बचपन में मैं बेस फ्लूट बहुत मुश्किल हुआ, तो वो उस वक्त आप सोचे थे कि मैं छोड़ दूँ? हाँ नहीं, वो छोड़ना फिर भी नहीं था, क्योंकि एक फैटअप होता था, मतलब मायूसी होती थी कि ये क्यों नहीं मेरी जा रही। फिर अब्बा ने मुझे एक ट्रिक बताया हुआ था, अब्बा के एक शागिर्द ने मुझे ट्रिक बताया था कि आपके अब्बा अपनी बड़े फ्लूट के साथ, बड़े फ्लूट प्ले करने के लिए अपनी लेडी फिंगर भी लगाते थे साथ। लेकिन क्योंकि ये तो 3 फिंगर की, इंडेक्स फिंगर, ये बड़ी फिंगर और ये वाली, ये 3 फिंगर्स फ्लूट के साथ बजती है, लेकिन ये थम और ये लेडी फिंगर जो है ये यूज़ नहीं होते। लेकिन मेरे अब्बा ने लेडी फिंगर को यूज़ किया। वो इसलिए किया कि वो बेस फ्लूट बज जाए, ताकि वो होल्स के ऊपर इजीली, कंफर्टेबली वो आप एडजस्ट हो जाए। तो वो फिर मुझे कुदरती तौर पर मुझे भी अल्लाह ताला ने वो नेमत बख्श दी कि वो मैं भी इसको टच कर सकता हूँ और लगा सकता हूँ। फिर वो मैंने ये लगाना शुरू किया, उससे भी मेरी प्रैक्टिस हुई। तो ये था कि बेस फ्लूट मेरे लिए ज़रा मुश्किल ज़िंदगी में पड़ा, वो उस पर फिर मैंने प्रैक्टिस की,
वो इसलिए की कि क्लासिकल जो है वो मेरा एक जो भी मतलब मैं काम करता था, चाहे टेलीविज़न, रेडियो, बाहर इधर उधर, लेकिन क्लासिकल को मैंने मतलब छोड़ा। वो इसलिए कि क्लासिकल के लिए आपको रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज़ सुबह 1.5 घंटा, सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे, इस तरह आपको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप क्लासिकल पे अबूर हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक पीस की तरह कुछ चीज़ परफॉर्म करके चले जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। एक इसको खोलना होता है राग को, उसके लिए आपको रोज़ की प्रैक्टिस बुनियाद सुबह शाम 2-2.5 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे शाम को। और मैंने तो अब्बा के बाद तो बड़ी क्रेज़ी मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, 8-8 घंटे की प्रैक्टिस। यू बिलीव इट। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो सेपरेट कमरा मैं इसलिए चाहता था कि मुझे मतलब एक सेपरेट मैं हो जाऊँ और मुझे कोई सुने ना, और मैं बस अपने आप को ही सुनाता रहूँ और जाता रहूँ। तो इस तरह प्रैक्टिस मैंने बहुत की। फिर बेस फ्लूट पे आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना हाथ सेट किया। अब मेरे पास माशाल्लाह जो पाकिस्तान के जो और इंडिया के जितने भी आखिरी वाले फ्लूट हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पड़े हुए हैं। जो सबसे बड़े होते हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं इसको मज़ीद बेहतर करता गया। तो अभी भी बेहतरी की तलाश में हूँ। और हम अब बहुत खुशकिस्मत हैं कि अकमल साहब हमारे साथ हैं सर, और लाहौर में होते हैं, और अब दुनिया टूर भी कर ली, और दुनिया में अब लोग आपको सारे म्यूज़िक के ज़रिए आपकी रिकॉर्डिंग्स और आपकी लाइव परफॉर्मेंसेज वो सुन भी रहे हैं जी। अब आगे क्या है आपके लिए? आप आगे आपने अपना क्या सोचा हुआ है कि आपने किस मुकाम पे पहुंचना है, क्या करना चाहते हैं आप? हाँ जी, वो असल में मैं एक चीज़ आपसे भूल गया बताना कि पढ़ाई को थोड़ी सी तवज्जो दी, और उसके बाद फिर मैंने मेरी शादी हुई, और शादी के बाद मुझे अल्लाह ने बेटे दिए दो। तो अब इनके साथ मेरा वक्त गुजर रहा है। इनको क्या से कहते हैं, इनको मौसीकी की तालीम दे रहा हूँ, और एक माशाल्लाह सरोद बजा रहा है, एक मेरे साथ फ्लूट बजाता है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ीद इसको एक मुझे थोड़ा सा इनको ये मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, तो इस तरह हम मौसीकी को चला रहे हैं। और फ्यूचर इसका मतलब ब्राइट है। मैं नाम भी बता दूँ, नज़र अब्बास और मुज़म्मिल जो हैं, नज़र अब्बास बांसुरी पर साथ अकमल साहब के होते हैं और उनसे सीख रहे हैं, और हमें इसकी हमेशा बहुत खुशी होती है जब हमारे बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो उसी कहानी को आगे चलाएं, और उनके बच्चे जो हैं वो भी इरादा ये कर लें कि हमने उस कहानी को आगे चलाते रहें। सही बात। असल में फरहान साहब, बात यह है कि मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने एक ने लेवल किया है, एक ने ये साइकोलॉजिस्ट है बड़ा जो है, तो बड़े अच्छे इनको स्कूलों में पढ़ाया है, एफसी से पढ़ाया है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाया। तो बताया है सिर्फ इतना है कि मौसीकी जो है ना, आपको ये रूह की ग़िज़ा है। ये पढ़ाई के साथ अगर ये भी हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको कूल रखती है, आपका बैलेंस एक रखती है मौसीकी, आपको पूरी लाइफ तंगी नहीं होती, आपको रिलैक्स रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, मज़ा आता है मौसीकी का, बंदा अपनी लाइफ से ही एंजॉय कर सकता है। अकमल भाई बहुत शुक्रिया, आपने ऐसी ऐसी हमें कहानियाँ बताई जो हमने कभी पहले नहीं सुनी थी। एक कहानी में और मिस हो गई, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पंक्चुअलिटी के बारे में। मुझे याद है कि हयात साहब ने मुझे एक दिन कहा कि मैं हयात साहब का ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के सरबराह जो हैं उनका एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बचपन में
एक पनिश किया था। वो पनिश मेरी गलती से हुआ। वो इसलिए किया कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका उधर, और उसके बाद फिर उन्होंने पनिश के बाद फिर मुझे नसीहत हुई कि टाइम की पंक्चुअलिटी जो है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया वो कहते हैं ना कि घड़ी की सुई और समुंदर की लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो ये चीज़ थी मेरे लिए कि मैं भी अब आने वाली जनरेशन को भी यही कहता हूँ कि वक्त की कदर करें, वक्त का ख्याल रखें। हाँ जी। उसमें भी थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूँ। कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस जो है पिछले 62 साल से जितने प्रोग्राम हमारे हुए हैं, वो आज तक एक प्रोग्राम भी 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। और ये हयात साहब की ट्रेनिंग है जो अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चलाते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पे चलते हैं सर प्लीज़। रागश्री, हाँ जी, जो आपने कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस पे बजाया था, उसका हमें बताएं, जो वर्ल्ड में नंबर 3 था पिछले साल। जी जी जी। उसके बारे में हम बताएं। एक तो हमें बताएं, मुझ जैसे इंसान को जिसको मौसीकी को और रागों का कुछ पता नहीं है, रागश्री का बताएं, वो क्या है, राग क्या होता है, रागश्री क्या है, और आपने जो वो बजाया है उसमें ऐसी क्या खास बात है? ये फरहान साहब, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि बचपन में ही मुझे मुश्किल चीज़ों का सीखने का शौक़ था। मतलब जैजावंती छोटा राग नहीं है, वो मेरे अब्बा ने मुझे याद करवाया। फिर मुझे याद बिहाग छोटा राग नहीं है, बहुत बड़ा गोइयों का राग है, वो मुझे उन्होंने याद करवाया। फिर अपना दरबारी याद करवाया, कानड़ा याद करवाया मुझे उन्होंने, फिर और भी बड़े राग याद करवाए उन्होंने मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि श्री जो था ये मैंने अब्बा के से ही सुना था, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा था उसको। इस दौरान अब्बा की फौतगी हो गई, तो मुझे वो फिर दिमाग में चलता था कि यार ये स्केल जो है ये बड़ा मज़ेदार स्केल है। फिर मैं उसको ट्राई करता रहा, बचपन से ही ट्राई कर रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ। हालांकि बीच में प्रोग्राम भी आए मुझे, लेकिन मैंने इसको टच नहीं किया, इस राग को मैंने टच नहीं किया। साल गुजरा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैं इसको प्ले करता रहा, घर में बैठ के प्रैक्टिस करता रहा। रोज़ जब भी फ्लूट पकड़ना मैंने उसको बजाता रहा, लेकिन परफॉर्म नहीं किया कहीं पे, क्योंकि मैं समझता था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ अभी इस राग को बजाने के लिए। लिहाजा जब मैंने अपने आप को काबिल समझा, वो तकरीबन कोई 20 साल बाद मैंने अपने आप को काबिल समझा, वो उसको स्टडी करते हुए। फिर एक दफ़ा मेरे ज़हन में आया कि ये कब बजाएगा इसको यार, तू 20 साल हो गए हैं इसको, इसके बारे में तू सोची जा रहा है कि मैं बजाना है, मैंने बजाना है, तो फिर कब बजाएगा इसको। तो फिर अपने आप से बात की और कहा कि भैया अब इस पे लगाओ टाइम। और कुदरती गजाला बीबी जो इस वक्त हमारी आल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की हेड है, उन्होंने मुझे परफॉर्म के लिए कहा कि आप हमारे मंथली प्रोग्राम में परफॉर्म करें। तो मैं कह जी ठीक है जी। फिर मुझे 1 महीना इनका पहले बता देते हैं, ये बड़ा अच्छा होता है, उसके लिए बंदे की तैयारी श्यारी भी और परफॉर्मेंस पूरी हो जाती। वो मैंने फिर 1 महीना उसको पे स्टडी किया, उसको सुना, लोगों को सुना, फनकारों को सुना, बड़े बड़े जितने भी गूगल पे जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको सुना, अब्बा की रिकॉर्डिंग सुनी, लोगों को सुना, अब्बा के दोस्तों को सुना, किस तरह है राग श्री, इस तरह ये सारी स्टडी करके। ये नहीं कि आप अलोनी सियाने बने हुए हैं, इस तरह नहीं, सबको सुने किस तरह क्या क्या किस तरह ने किस तरह अंदाज में गाया हुआ है। तो कोशिश की कि फिर मैंने उसको ढाला फ्लूट में, जिस तरह बड़े बड़े लोगों ने उसको परफॉर्म किया। तो श्री राग में शायद
लोगों की सराहने की वजह भी यही है कि वो मैंने उसको कंफर्टेबली बजाया, उसको थोड़ा सा आसान किया, हालांकि वो बहुत ड्राई रागा है, बहुत ड्राई रागा है। उसका सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि वो एक जंप है सा और माँ का, सा रे माँ पा नी रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे मा सा रे मा सा मा। तो ये जंप देख रहे हैं तू, अब इसमें मतलब कि मुश्किल चीज़ है, गले से भी है मुश्किल है और किसी साज में भी बजाएं तो वो मुश्किल है। तो ये जंप इसीलिए मैंने फिर वो 20 साल इसने लगाए मेरे। मुझे याद है जब आपने ये परफॉर्म किया था, मैं भी उधर ही मौजूद था, और परफॉर्म करने से पहले आपने ये कहा भी था कि मुझे ये डर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है। रागश्री का भी आपको मैं बता दूँ, ये बहुत कदीम राग है, बहुत पहले का, हज़ारों हज़ार साल से ऊपर एग्जैक्टली होगा ये राग। और ये गुरु ग्रंथ साहब में भी मौजूद है। हाँ जी। तो ये बहुत एक खास राग है जो इन्होंने बजाया था, जो इनका पिछले साल दुनिया में नंबर 3 था। वो भी मैंने अपने अब्बा को देखते हुए बजाया कि मेरे अब्बा बहुत इसको लाइक करते थे। तो मैंने भी कहा कि हम भी ज़रा इस दुनिया में जाएं कि ये किस तरह बजता है। फिर वो मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, तो मुझे बजाते बजाते मतलब परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 20 साल लगे इसको बजाने के लिए, एक पब्लिक के सामने परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि एक रिकॉर्डेड हो जाती है ना, जब हम किसी पे कहीं कॉन्सर्ट पे परफॉर्म करते हैं तो हम उसको ये समझते हैं कि ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये आने वाली नस्लों ने सुनना है इसको, तो इसलिए हम उसको प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। तो मैंने फिर उसको बड़ा तैयारी के साथ प्ले किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लोगों ने लाइक किया, फरहान साहब ने हमें मौका प्रोवाइड किया और लोगों ने मज़ा लिया। तो लोग खुश रहे, यही हमारी ख्वाहिश है। लोग आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? आज फरहान साहब मैंने मौसम को देखते हुए, क्योंकि रागों का और मौसम का और कपड़ों का और कलर्स का बड़ा आपस में ताल्लुक़ होता है। हमारे पाकिस्तान में हम बड़े लकी हैं, बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं। तो पूरी दुनिया फिरी है। मैंने नॉर्वे में जब जाता रहा हूँ तो उधर बर्फ़ ही बर्फ़, 8 महीने बर्फ़ ही रही है, 9 महीने बर्फ़ ही रही है, कभी सूरज देखा कि नहीं देखा, यानी कि ये हालात थे। तो जब पाकिस्तान में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सजदा करते हैं, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि 12 मौसम हमें दिए। तो हमारे यहाँ इस वक्त जो मौसम चल रहा है वो फूलों का मौसम चल रहा है, बहार का मौसम चल रहा है, सर्दियाँ चली गई हैं। तो मैंने सोचा कि फैज़ घर में भी आए हुए हैं तो क्यों ना वो राग पेश किया जाए जिसमें वो कह रहे हैं कि गुलों में रंग भरे बात दो बहार चली, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वाह, थैंक यू। राग झंझोटी पेश करेंगे। राग झंझोटी पेश करेंगे। 5 मिनट का वक्फा जिसके अंदर स्टेज पे साज हम सेट कर लें। उसके बाद अकमल साहब के साथ उनके साहिबजादे नजरबाज, मुजम्मिल, तबले पर काशिफ अली धानी और तानपुरे पर मैथ्यू रियाज संगत करेंगे 5 मिनट के वक्फे के बाद। थैंक यू।